शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और इसे 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप तक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय लेकर आता है। तो फिलहाल आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तनुजा जोशी जी, जो कि जीजीआईसी चोरगलिया में प्रधानाचार्य हैं और डायरेक्ट कमीशन से आप इस पद तक पहुँची हैं। और आपका जो विषय रहा है, आपका रहा है भौतिक विज्ञान। और इसके अलावा आप कविता और साहित्य में भी आपकी रुचि रही है और साथ ही रेडियो से भी आप लंबे समय से जुड़ी रही हैं। रेडियो रेवा से आप लगातार काफ़ी लंबे अरसे तक आप जुड़ी रही और वर्तमान में आप अभी यहाँ पर जीजीआईसी चोरगलिया में प्रधानाचार्य के बतौर यहाँ पर आप कार्यरत हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सर। वर्तमान में आप जैसे प्रधानाचार्य के बतौर आप कार्यरत हैं और साथ ही आपका रेडियो से भी पहले से जुड़ाव रहा है। तो अगर हम सबसे पहले जानना चाहें कि आपकी जो ज़िंदगी के जो पल रहे हैं किस तरीके से, क्योंकि कहाँ आपका जन्म हुआ और साथ ही आपके जीवन में कौन-कौन से पड़ाव आए, इस बारे में आप एक बार सार संक्षेप में हमारे श्रोताओं के सामने जानकारी रखें। मेरा जो बर्थ प्लेस है वो मध्य प्रदेश है, रीवा, और शेरों की नगरी जिसको कहते हैं, गोविंदगढ़ के पास। और वहीं मैं पली बड़ी हूँ। मेरी पूरी एजुकेशन मध्य प्रदेश में हुई है। और आप जैसे कहते हैं कि आगे जैसे आपका समय निकलता है, आपको व्यवसाय चुनना होता है, तो हम हुए यहीं कुमाऊँ के। तो गढ़वाल बीरोखाल में मेरी फर्स्ट जॉइनिंग लेक्चरर फिजिक्स के रूप में हुई थी। और फिर वहाँ से यात्रा मेरी अनवरत चलती रही और आज मैं जीजीआईसी रानीखेत में ट्रांसफ़र, फिर इसके बाद जीजीआईसी द्वाराहाट में प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत रही और आज मैं जीजीआईसी चोरगलिया में प्रिंसिपल के कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हूँ। तो जैसे आपके जीवन में कविता और साहित्य से भी आपकी रुचि रही है और रेडियो के साथ भी आपका जुड़ाव रहा है। तो कविता और साहित्य के साथ जुड़ाव आपका कैसे हुआ? क्योंकि जैसे जो आपका विषय रहा है भौतिक विज्ञान, तो बिल्कुल इससे अलग दिशा में ये आपकी रुचियाँ रही हैं साथ में। जी हाँ। एक्चुअली ना कोई भी आपके अंदर कोई भी टैलेंट होता है वो तो कुछ मेरे को लगता है कि बाई बर्थ होता है। और मेरे जो फादर थे वो मैथ्स के लेक्चरर रहे। तो साइंस तो देखिए कैसा है कि उस समय ऐसा था कि आपको साइंस में अगर कोई पढ़ता है तो थोड़ा उसको अलग दृष्टिकोण से देखा जाता था। और पढ़ने में शुरू से ही अच्छी थी, कुशाग्र बुद्धि की थी, जैसा कि टीचर्स कहते थे। तो मुझे था कि वह आजकल के जैसे बच्चे भटक जाते हैं कि हमें क्या करें, तो मुझे खुद ही था कि मुझे एमएससी फिजिक्स से ही करना था, क्योंकि फिजिक्स मेरा बहुत ही प्रिय सब्जेक्ट था। लेकिन थोड़ा सा बोलना, स्कूल में स्पीच देना, कविता पाठ करना, इन कार्यक्रमों में हमेशा मैंने पार्टिसिपेट किया है। और हाँ, क्योंकि थोड़ी-सी मेरी आवाज़, थोड़ा मैं गाना भी गा लेती थी, तो आकाशवाणी रीवा में वहाँ बाल मंडलीय कार्यक्रम होता था, तो वहाँ पर अक्सर मैं संडे को, रविवार को हमारा कार्यक्रम होता था, तो हम लोग बड़े उत्साह के साथ वहाँ जाके अपनी कविताओं का या कहानियों का या जो भी वहाँ पर कार्यक्रम होते हैं उसमें हमने प्रतिभाग किया। तो आकाशवाणी से मेरा जुड़ाव ये रहा ही। फिर इसके बाद जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई, तो उसी आकाशवाणी में हमने एंकरिंग भी करी, युवावाणी में मैं जो वॉइस टेस्ट के थ्रू हम लोग सेलेक्ट भी वहाँ पर हुए और बड़ा उसको हमने आनंद उठाया। और हमें भी ध्यान है कि पहले जो क्रिकेट मैच वगैरह होते थे, तो हम रेडियो से ही कमेंट्री सुनते थे और उस कमेंट्री की तो बात ही अलग थी। है वो पुराने दौर, जब बात करते करते ना ऐसा लगता है कि हम फ्लैशबैक में वहीं पहुंच गए हैं। फिर जब मेरा फर्स्ट पोस्टिंग मेरी बीरोखाल जैसी दुर्गम जगह पर हुई, तो वहाँ भी मैं अपने साथ रेडियो ही ले गई थी, ट्रांजिस्टर ले गई थी। और वहाँ मैं रीवा के चैनल को, आकाशवाणी में उसको ही ट्यून करके सुनती थी। तो मेरी वहाँ जो, जब मैं दूर चली गई थी और अपनी जो है मैं अपने साथ के फ्रेंड्स से काफ़ी मैं बिछड़ गई थी, तो जो वहाँ एंकरिंग करते थे वो अपने रेडियो के माध्यम से मुझे जो है याद करते थे। और मैं सुनती भी जाती थी, आँखों से आंसू भी आते जाते थे। और सबसे जो मुख्य है कि आपके अंदर जो टैलेंट है या आप जो करना चाहते हो, वही आपको व्यवसाय मिल जाता है। तो आपकी, जैसे मैं फिजिक्स वाली हूँ, तो हम कहते हैं कि जैसे रेडियो की फ्रिक्वेंसी मिल जाती है, वैसे ही मेरी फ्रिक्वेंसी जो है, मेरे अपने टैलेंट और मेरा अपना विषय और मेरा अपना व्यवसाय, वो सारी फ्रिक्वेंसी मिल गई। तो मेरा जो अंदर का जो जुनून था वो मरा नहीं बल्कि निखरता रहा। अगर मैं अध्यापन के क्षेत्र में ना आकर, अगर मैं कहीं कहीं इंजीनियर होती या कहीं मैं डॉक्टर होती, तो शायद मैं इन सब चीज़ों की तरफ उतना मेरा रुझान नहीं होता और मेरी जो अंदर का जो प्रतिभा है वो ख़त्म हो गई होती। और हर व्यक्ति को जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। मैं सबसे कहती हूँ सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रतिभा को आपके
सामने वाला बताएगा, आप नहीं पहचान सकते हो। लेकिन मैं खुद सोचती हूँ कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो वो टैलेंट जो है आपका सामने आना चाहिए। और मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं एक टीचर रही और बच्चों के माध्यम से जो ये पढ़ना, बोलना, सुनना मेरे अंदर जो है वो कायम रहा। और अभी भी मेरे घर में रेडियो है और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरा जो टीवी है वो बहुत कम चलता है, बहुत कम ऑफ एंड ऑन चलता है। कोई आता है, कोई कहता है टीवी देखना है, तब मैं टीवी ऑन करती हूँ। नहीं तो मैं रेडियो के माध्यम से ही देश दुनिया में क्या चल रहा है, सामान्य ज्ञान, सामान्य जानकारी उसी के द्वारा ही मैं अर्जित करती हूँ। और रेडियो में बचपन से मैं कविताएं भी लिखती थी। तो मेरे फादर ने एक डायरी बनवा दी थी मेरी कि तुम अपनी कविताएं उसी में संग्रहित करो। तो 1982 में मैंने जो अपनी पहली कविता जो लिखी थी वो मेरी अपनी हैंड राइटिंग में उसी डायरी में अभी आज तक संजो कर रखी हुई है। जी, और वो कविता अभी आपको याद होगी अगर हमारे श्रोता उस कविता को हाँ सुनना हाँ चाहें तो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आजकल ये महिला सशक्तिकरण की बात ही चल रही है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये काफ़ी चल रहा है। और मुझे पता नहीं कैसे वो बात मेरे अंदर आ गई, क्योंकि मेरी जो पहली जो कविता थी वो मेरी कविता थी बेटी की चाह। मतलब क्योंकि बेटी है तो कल है। छोटी सी कविता थी, मतलब आप इस कविता को अगर आप सुनेंगे तो आप बस ये सोचिए, एक 8 साल की एक बालिका ने लिखी है। बेटी बोली माँ से, माँ मैं रानी बनूंगी, प्रजा पर जुल्म न करूंगी, अपराधियों को कड़ी सजा दूंगी, होगा नहीं मेरे देश में अपराध, मेरी सेना रहेगी तैनात, करूंगी मैं अच्छा काम, देश का होगा मेरे ऊंचा नाम। और ये ऊंचा नाम की ही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं निरंतर काम कर रही हूँ। तो जैसे आपने कहा कि आपने बहुत कम उम्र में ये पहली कविता लिखी है, तो इस कविता की जो शब्द रचना है, इसको देख कर के कहीं से कहीं तक एहसास नहीं होता कि एक कम उम्र जो विद्यार्थी है या फिर कम उम्र बच्ची जो है, वो इस तरीके से लिख सकती है। लेकिन आपकी ये जो प्रतिभा है अपने आप में पहले से ही काफ़ी गहन रही है, काफ़ी बड़ी रही है। तो जैसे आपका कविताओं में आगे को जब सफ़र शुरू होता है, तो विद्यालय स्तर पर आपने और कहाँ-कहाँ काव्य पाठ में हिस्सा लिया? और इसके अलावा साथ ही जैसे जो सुनते थे, जो आपकी कविताओं से जुड़ते थे, उनकी जो प्रतिक्रिया रहती थी वो कैसी रहती थी? देखिए, जब हम कोई कविता लिखते हैं ना, तो अगर आप भी कुछ कहीं कोई रचना करेंगे तो किसी कविता को लिखने के लिए आपको सराउंडिंग्स, एटमॉस्फेयर आपको उसी के अनुकूल चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप हर समय कोई कविता लिख ही देंगे। कभी आपकी मनोस्थिति कैसी होती है आप नहीं समझ सकते हैं। और अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं कभी अपनी कविताओं को पढ़ती हूँ तो मुझे खुद विश्वास नहीं होता क्या ये मैंने लिखी होंगी, क्योंकि उस समय आपकी भाव, आपका दिल वो वैसे ही बहक जाता है, आपकी सराउंडिंग्स भी वैसी जो हो जाती हैं। और क्योंकि मेरी कविताएं, मैंने आपको बताया था, आकाशवाणी रीवा से भी प्रसारित होती थी। तो जब कविताओं में कुछ गुरुत्व होता होगा तभी शायद वो प्रसारित करते थे। तो बड़ी मुझे प्रशंसा मिलती थी, क्योंकि प्रशंसा मुझे इस तरह से लगा मुझे कि मैं अच्छी कविता लिख पाती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी खुद ही एक मैथ्स के लेक्चरर थे और वो भी बहुत अच्छे शिक्षक रहे। तो उन्होंने जब मेरी एक, मैंने कभी लिख कर रखा होगा और मैंने कहा कि मैंने एक कविता लिखी है और कागज़ के टुकड़े में ऐसे नीचे फेंकी हुई थी, तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि नहीं बेटा, तुमने बहुत अच्छी कविता लिखी है, तुम और लिखो। तो शुरू शुरू में तो वो जब अपने स्कूल जाते थे तो मुझे एक एक टॉपिक दे जाते थे कि आज मैं आऊँगा तो तुम इस पर कविता लिखना, आज मैं आऊँगा तो तुम इस पर कविता लिखो। तो धीरे धीरे मैंने वैसे कविता लिखना शुरू किया। और क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो उस समय हमने जितना हमने हिंदी पर ध्यान दिया उतना ही हमने साइंस पर भी ध्यान दिया, उतना ही हमने गणित में भी ध्यान दिया। तो ओवरऑल मेरिट जो है उसी पर बनती है। तो हिंदी में भी ध्यान दिया हमने, अनुप्रास भी पढ़े, अलंकार भी पढ़ा। और रामचरित्र मानस की हम उनको दोहों को ही पढ़ते थे। और जो पुराने समय में जितनी भी आपकी जो कविताएं हैं ना, जो उनका तो खैर कोई तोड़ ही नहीं है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, या आप दिन करके आप ओजपूर्ण उनको कविताओं को आप पढ़ लीजिए, तो वो आप ना कुछ आपके वो बातें आपके स्वतः जो है आपके मन में घर कर जाती हैं। और स्कूल स्तर पर भी जो आपके जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं होती थी, तो उसमें भी मुझे भाग लेने को कहा जाता था। तो उसमें तो ये था कि तो देखो तुम लोग को ये काव्य पाठ है, तुमको इस विषय पर कविता लिखनी है। तो पहले तो आपको टॉपिक दिए जाते थे और फिर जब आप कविता लिखने लग गए फिर आपको सराउंडिंग्स में आपके संग जैसी जो घटना होती थी वो अपने आप ही कविता के रूप में लिखकर प्रस्फुटित
होती रही। जैसे आपने हमारे श्रोताओं के सामने जानकारी रखी कि विद्यालय स्तर पर भी आपने कई सारी कविताएँ लिखी और विद्यालय स्तर पर जो आपने कविताएँ लिखी, उनके लिए आपको अपने गुरुजनों से और सहपाठीजनों से भी आपको काफ़ी सारी प्रतिक्रियाएँ मिली। तो कोई ऐसी कविता जो कि विद्यालय स्तर पर आपने कभी लिखी हो या फिर आपने विद्यालय स्तर पर प्रस्तुत की हो वहाँ पर अध्ययन के दौरान में, तो उसमें जो प्रतिक्रिया मिली हो, वो कविता और वो प्रतिक्रिया और उस कविता के पीछे का जो परिवेश था, वो आप हमारे श्रोताओं के सामने? जी हाँ, एक कविता, एक बार मैं लखनऊ जा रही थी, तो रास्ते में एक मुझे लड़की मिली। मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ चाहिए है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुमको कुछ देती हूँ। लेकिन जब मैं उसको देने लग गई तो वो मुझे मिली नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्यों चली गई। तो तब मैंने एक कविता लिखी थी जो आकाशवाणी रीवा से भी प्रसारित हुई थी। लखनऊ स्टेशन था, रेलगाड़ी में बैठी थी मैं खिड़की के करीब। गाड़ी निकलने का समय हो चला था कि चिथड़े पहने, खीरा खाते एक आई छोटी लड़की और मांगने लगी पैसा। थोड़ी सी देर उसकी ओर देख मैंने पूछा, पैसे से क्या करोगी? मैं और अम्मा खाना खाऊंगी, दिया साधारण सा उसने जवाब। लगा अधूरा मुझे उसका जवाब, बाबू को नहीं, मेरा था सवाल। मेरे इस सवाल पर उसका चेहरा मुरझाया और धीमा उदास स्वर उसके मुंह पर आया। कहा, मेरे बाबू नहीं है मेरे पास, अम्मा कहती है वो पहुंचे भगवान के पास। यह सुन मैं थोड़ी देर चुप रही, कह जरा देर रुकना। मैंने पैसे लेने को जैसे सर घुमाया, पुनः जब बाहर देखा तो देखती रही इधर उधर, क्योंकि वो लड़की नहीं दिखी। वह चुपचाप चली गई थी, क्यों पता नहीं। तो तनुजा जी, जैसे आपने ये जो कविता लिखी है, ये किस सन में आपने लिखी लगभग? और इसके अलावा जब आपने इस कविता को कहीं प्रस्तुत किया तो आपको उस पर कैसी प्रतिक्रियाएँ मिली थी? और अगर आप कभी मंच से काव्य पाठ करती हैं तो वहाँ पर आपको किस तरीके की प्रतिक्रियाएँ श्रोताओं की मिलती हैं? जो आपने अभी पूछा पहला प्रश्न, ये तो मैंने 1985 में लिखी थी, मतलब करीब 10-12 साल की उम्र में। और जब भी मैंने किसी भी मंच से काव्य पाठ किया है तो मुझे प्रशंसा ही मिली है। जैसे विगत वर्षों में मैंने अभी फिर अपने ये शिक्षा विभाग में रहते हुए स्वीप कार्यक्रम के तहत भी कई कविताएं लिखी। और क्योंकि हमारे स्कूल में म्यूज़िक टीचर भी होती थी तो मैं कहती थी इनसे थोड़ा सा लयबद्ध कर दो, तो वो भी, उनसे भी बड़ा मोटिवेशन मिला। तो इवन सहपाठी ही नहीं बल्कि प्रशासनिक स्तर पर एसडीएम सर वगैरह ने भी मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया। और जीवन में प्रोत्साहन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तनुजा जी, जैसे आपसे बातचीत के दौरान में हमने एक चीज़ महसूस की कि आपका जो जुड़ाव है अपने पिताजी से ख़ास तौर पर बहुत गहरा रहा है। जी हाँ, पिताजी से भी माताजी दोनों से। जी। और पिताजी से कई बार प्रेरित होकर के आपने अपने जीवन में आगे अपने कदम भी बढ़ाए हैं, अपने जीवन के जो निर्णय हैं वो भी लिए हैं। तो ख़ास तौर पर अगर हम इस जुड़ाव को या फिर इस संबंध को देखते हैं, तो क्या इस संबंध को लेकर के भी आपने कभी कुछ पंक्तियाँ लिखने की कोशिश की या फिर लिखी हैं? पिताजी और इन पर मैंने, इनकी जब 50वीं उनकी सालगिरह थी तो तब मैंने अपने पिताजी पर उनको एक कविता लिखकर उनको समर्पित की थी। जो पहली मेरी मतलब पुस्तक थी तो उसका लास्ट पेज वही कविता थी। मेरे फादर का नाम ललित मोहन पंत है और मेरी माता जो है उनका नाम उषा पंत है। और हम लोग 3 बहनें हैं, तनुजा, अनुजा और मनुजा। और तो मैंने अपने पूरे परिवार को एक संगठित करते हुए, शब्दों में पिरोते हुए कविता लिखी थी। 17 मई 2020 बन गया खास, हम सफ़र गठबंधन के पूरे हुए साल 50। ललित में आपने जीवन जिया सादगी जना, जहाँ उषा किरण छांटती रही कोहरा घना। तेल बिना कभी ना जैसे जलती है बाती, एक ही पंथ चले हैं संग बन मनमोहन साथी। मतलब गौरतलब है कि मेरे फादर का नाम ललित मोहन पंत है और माता उषा पंत। तनुजा, अनुजा, मनुजा की चाहे डोर मन की, नीरज को हर्ष से छू जाए हिलोर पवन की। तन्वी हृदय में स्नेहा रहा हम सब के लिए। तन्वी, स्नेहा, वैभव, ये हमारे जो बहनें हैं उनके बच्चों के नाम हैं। तन्वी हृदय में स्नेहा रहा हम सब के लिए, आप अपने ही आदर्शों पर सदा अडिग जिए। बरसता रहे आप पर ईश कृपा का वैभव, गूंजता रहे मधुरिम सुरों साजों का कलरव। आपके होठों पर सदा छाए रहे आशी, आपका वरदहस्त शिक्षा हमारे लिए काशी। जीवन रथ के आगे भी आए साल 50, और ध्रुव तारे सा अटल सुहाग रहे बिंदास।
तो बहुत ही खूबसूरत कविताएँ और बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ और बहुत ही खूबसूरत अनुभव आपने हमारे श्रोताओं के सामने आज इस बातचीत में रखे हैं। अब एक चीज़ और हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि क्या जैसे जो आपकी कविताएँ रही हैं या फिर जो भी आपकी पंक्तियाँ रही हैं, उन सब के पीछे कुछ न कुछ घटनाक्रम जुड़े रहे या फिर कुछ न कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही कि वो कविताएँ खुद ब खुद निकलती आई। तो अक्सर आपकी हर कविता के साथ ही ऐसा होता है या कभी बिना किसी परिस्थिति के भी क कभी कुछ पंक्तियाँ निकल आती हैं? नहीं, वैसे जो घटनाक्रम होता है उसी से ही पंक्तियाँ लिखी जाती हैं। जैसे कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। और कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई शब्द जो है वो छू जाता है, तो आपको लगता है कि उस पर कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। जैसे एक में किसी ने मुझसे कहा कि एक जल पर आप कविता लिख दीजिए। तो मैं जब उस पर कविता लिखने बैठी, तो अपने आप जो है मस्तिष्क के जो तार हैं वो खुलते चले गए कि हमको जल पर तो ये होता है, ऐसा होता है, वो होता है। और कई बार ऐसा हुआ, जैसे आपका कई 15 अगस्त और रक्षाबंधन एक दिन पड़ा, तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज़ादी का ही रक्षाबंधन हो गया है। तो पूरा उस पर कविता लिख दी। और एक बार गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी एक साथ पड़ा था, तो मैंने सोचा कि इस पर भी कुछ क्योंकि विद्यालय में भी उत्सव को मनाना होता है, तो मैंने कहा ये गणतंत्र का बसंती चोला आ गया है। और आपको पता होगा पिछली बार जो आपका जो स्वतंत्रता दिवस है, उस दिन जो है वो जन्माष्टमी भी आई थी, तो मैंने उसको भी जोड़ते हुए एक कविता लिखी थी। तो वो कविता भी विद्यालय स्तर पर मैंने सुनाई उसको। और कोरोना के टाइम पर काफ़ी कविताएं लिखी गई थी कोरोना वायरस पर। और किसी ने मुझसे पूछा आपका लॉकडाउन कैसा चल रहा है, तो मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि हम लॉक हैं लेकिन डाउन नहीं। तो ये शब्द जो है उन सज्जन से मैंने चुरा लिया कि लॉक है पर डाउन नहीं। तो मैंने कहा बात तो उन्होंने बहुत सही करी है कि लॉकडाउन में हम लोग लॉक है, लेकिन डाउन होना ना होना आपकी अपनी मन स्थिति पर होता है। तो मैंने उस पर बहुत अच्छी कविता लिखी थी एक, तो जो काफ़ी वो सराही भी गई थी। और एक मेरी बहुत ही प्रिय संगीत शिक्षिका है उषा सामंत, तो उसने इसको स्वरबद्ध किया था। ये उसका था कि दुनिया लॉक है पर डाउन नहीं है, आओ देखें इस लॉकडाउन में कैसा अच्छा देखा, आओ देखें देश विदेश का हाल यहाँ बेहाल देखा, बंद दरवाजे बाहर जहाँ वीरान देखा, पर इस बदहाली में भी कुछ ऐसा देखा, पहले जो कभी न हुआ कुछ ऐसा देखा। अब भगवान न करे वो समय फिर आए, वापस आए, लेकिन हमने उस कोरोना में जो लॉकडाउन था उसको भी हमने पॉजिटिविटी में बदला था। और ऐसे कई लिखे, आपका अमृत महोत्सव में हो रहा था, तो अमृत महोत्सव में भी हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भी मैंने कविताएं लिखी। जल ही जीवन पर कविता लिखी, काफ़ी लिखी थी, सुनाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन क्या क्या सुनाया जाए वो छाँटना ज़रा मुश्किल है। तो तनुजा जी, आपने हमसे और हमारे श्रोताओं से अपनी काफ़ी सारी बातें साझा करी, अपनी काफ़ी सारी यादें साझा करी और इसके अलावा आपने जो इतनी खूबसूरत सी कविताएं लिखी हैं वो आपने कविताएं हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी हम चलने से पहले चाहेंगे कि आपको लगता हो कि इस कार्यक्रम में कुछ और चीज़ अभी शामिल होनी चाहिए जिसे कि अभी शामिल नहीं किया गया है जल्दी जल्दी से, तो आपका एक बार फिर से उसके लिए स्वागत है। ठीक है, मैं एक और कविता सुनाती हूँ, क्योंकि 22 मार्च को हमारा जल संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है और जल ही जीवन ही है। तो ये भी उषा सामंत ने इसको स्वरबद्ध किया था। आने वाला खतरा समझो, छोड़ो जल को व्यर्थ गवाना, जल ही जीवन जल ही कल, वरना फिर तो है पछताना। रंग गंध आकार नहीं पर कीमत फिर भी है अनमोल, स्वादहीन का स्वाद न समझा तो सत्ता जाएगी डोल। जल में छिपी ताकत अपार जिसमें विद्युत शक्ति समाए, बांधा तो घर हो रोशन, टूट गया तो शहर बहाए। जब धूप में तप गला सूखे, टप टप बहे पसीना, तब वो जल अमृत लगे जो राही को पड़ जाए पीना। खाना नहाना साफ सफाई, जल बिन असंभव निर्माण, जल संचय ही धन संचय जिसमें समाया जग कल्याण। दुनिया बसी हुई जल में जो इसका दुर्लभ आधार, अब भी नाचेते तो होनी निश्चित कल चौथी तकरार। जल में छिपी ताकत अपार जिसमें विद्युत शक्ति समाए, बांधा तो घर हो रोशन, टूट गया तो शहर बहाए। इस तरह कई कविताएं हैं,
तो तनुजा जोशी जी, आपका एक बार फिर से धन्यवाद हमारी तरफ से और हमारे श्रोताओं की तरफ से, और ख़ास तौर पर एक बेहतरीन संदेश के साथ आपने इस कार्यक्रम को आज छोड़ा है, जो कि हमें आने वाले भविष्य के लिए सोचने पर मजबूर करता है, और हमारे सभी श्रोताओं को भी ये सोचने पर मजबूर करेगा कि किस तरीके से वो आने वाले भविष्य के लिए जल को संरक्षित कर सकते हैं, या फिर जल ही क्यों, मैं तो कहूँगा कि प्रकृति के हर एक तत्व के लिए, जितने भी प्रकृति के हमारे तत्व हैं उन सब के संरक्षण के लिए हमें जागरूक होना चाहिए, और हमारे श्रोताओं को या फिर हम सभी को जागरूक होना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं। तो इसके लिए भी आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी तनुजा जोशी जी, जो कि जीजीआईसी चोरगलिया में वर्तमान में प्रधानाचार्य हैं, और साथ ही कविता साहित्य और रेडियो से ये हमेशा से जुड़ी रही हैं, और शैलेश मटियानी पुरस्कार से भी आप सम्मानित रही हैं। आपने हमारे साथ और हमारे श्रोताओं के साथ ये सारी जानकारी, ये सारी बातें और ये सारे अनुभव साझा किए, अपनी कविताएं साझा करी, उसके लिए आपका हमारी तरफ से और हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा इस कार्यक्रम से अनुमति, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।